नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमने रिवीजन कर रहे थे एनसीईआरटी 6th क्लास का, और आज हम हड़प्पा सभ्यता जो चैप्टर 3 था उसका आगे वाला पार्ट रिवीजन करते हैं। तो जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं पार्ट ए, कृपया जाके प्ले लिस्ट में जाके देख लें। और इसके बाद हम यहाँ से आज शुरू करेंगे, लेकिन कुछ पेजे मैंने जो पीछे पढ़ाया था उसको देख लेते हैं, ताकि आपको एक कंसेप्ट बन जाए कि कहाँ से मुझे क्या पढ़ना था। तो दोस्तों, हम जो पढ़ाए थे पार्ट एक रूप में हड़प्पा सभ्यता, तो ये सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। सिंधु भारत में विस्तार, ये सारा हमारा हो चुका है। तो देखिए क्या क्या हम पढ़ाए थे। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो कृपया करके पार्ट एक रूप में देखें। तो यहाँ से लेके हम लोग यहाँ तक पढ़ा चुके थे। ये सब क्या है, हम लोग ये सब पढ़ा चुके हैं। जो भी है वो हम लोग पढ़ा चुके थे। अब हम आगे देखते हैं पार्ट बी के रूप में। तो दोस्तों, जो पार्ट बी के रूप में जो आया है, जो हड़प्पा सभ्यता का जो बचा हुआ पार्ट था, वो जहाँ से शुरू करते हैं भवन, नाले और सड़कें। तो देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी कितनी अच्छी बात लिखा है कि भवन और नाले और सड़कें हड़प्पा सभ्यता में कैसा था। तो आम तौर पे आप देखिएगा कि 1 मंजिल या 2 मंजिल का मकान होता था हड़प्पा सभ्यता में। तो देखिएगा, ये एक मंजिल है और ये आंगन है और ये दूसरा मंजिल है। इसका मतलब कि हड़प्पा सभ्यता में 1 मंजिल और 2 मंजिल के भी मकान का साक्ष्य मिला है। और ये 1 मंजिल है और 1 मंजिल के बीच में देखिए आंगन है और दूसरी मंजिल है, और इसमें सब कमरा होते थे, कमरा जो घर जो कहते थे। और हड़प्पा सभ्यता में जो मकान मिले हैं उसमें स्नानागार भी था, और कुछ ऐसा घर मिले हैं जहाँ कुएं भी रहता था। कितना सही तरीक़ा से उन्होंने मकान बनाए हैं। 1 मंजिल, दूसरी मंजिल, और उसमें कमरा भी था, आंगन भी है, स्नानगारा भी है, और कुछ ऐसे घर हैं जहाँ पे कुएं मिले हैं। तो यही लिखा हुआ, आम तौर पे 1 मंजिल या 2 मंजिल का मकान मिले हैं। अधिकांश घरों में अलग अलग स्नान घर या कुछ घरों में कुएं भी होते थे। देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में एक बड़ी अच्छी बात है नालियाँ के बारे में लिखा हुआ है कि घर की नालियाँ को सड़कें की नालियों से जोड़ दिया जाता था। यानी कि जो ये क्या है, ये आपको मिलेगा घर, और घर है, और घर के जो नाली होता था, मान लीजिए नाली यहाँ पे, तो घर के नालियों को और मेन सड़क की नालियों से जोड़ दिया जाता था। यही लिखा हुआ है, घर की नालियों को सड़क की नालियों से जोड़ दिया जाता था। और सड़कें जो बनाए जाते थे योजनाबद्ध तरीके से बनाए जाते थे, एकदम सही तरीके से, एकदम कितना योजनाबद्ध तरीके से बनाए जाते थे। यानी कि प्लानिंग करके नियम कानून से नालियाँ बनाते थे। तो आगे देखते हैं कि यहाँ की दरवाज़ा के बारे में पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता में दरवाज़ा किस तरह पड़ते थे। ये बहुत वीवीआई है। तो सड़कें की ओर न खुलकर गली की ओर दरवाज़ा खोलते थे। हड़प्पा सभ्यता में दरवाजे किस तरफ होता था, तो सड़के की तरफ नहीं होता था, पीछे की ओर, ताकि गर्दा धूल गेट घर में ना आ सके। लेकिन एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। लोथल एक ऐसा जगह है गुजरात में जो भोगवा नदी के तट पे है। लोथल कहता है कि नहीं, इसका जो है गली के तरफ दरवाज़ा होता था। किस तरफ? गली के तरफ दरवाज़ा। इसका मतलब उल्टा नहीं था, जबकि वहाँ हड़प्पा सभ्यता में गली की तरफ नहीं था। लेकिन लोथल एक ऐसा जगह है जहाँ गली की तरफ घर का दरवाज़ा होता था। आगे देखते हैं, एनसीईआरटी के पॉइंट्स है। एनसीईआरटी के अलावा मैंने एससीईआरटी के कुछ पॉइंट है, और सार संग्रह और घटना चक्र के भी पॉइंट मैंने इसमें ऐड कर दिया हूँ, ताकि कोई भी एग्जाम दे तो आपको आसानी से क्वेश्चन पकड़ा जाए। नगर और नए शिल्प, यानी कि हड़प्पा नगरों से
क्या क्या सामान मिला है, तो पत्थर मिला है, शंख मिला है, तांबे मिला है, कस्बे मिला है, और कहाँ से, सॉरी क्या है, कहाँ से, सोना और चांदी, ये सब मिला है कहाँ से, हड़प्पा नगर से। एक और अच्छी बात लिखा है कि तांबे जो था कांसे से, तांबे और कांसे से औजार और हथियार बनाते थे। सोचिए कि हड़प्पा के समय, हड़प्पा काल में तांबे से, कांसे से औजार और हथियार और गहने और बर्तन बनाते थे। इसका मतलब तांबे और कांसे के औजार और बर्तन और गहने बनाते थे, गहने और बर्तन बनाते थे। सोना चांदी के भी बर्तन और गहने बनाते थे। सोना और चांदी के क्या बनाते थे, बर्तन और गहने। और सबसे अधिकांश वस्तु जो मिला है हड़प्पा सभ्यता से, मन के, बाट और फल के, कहाँ से, हड़प्पा सभ्यता से। एक मनके के बारे में एनसीईआरटी मेंशन किया है कि कार्लिनियस पत्थर से बनाए जाते थे। कार्लिनियस पत्थर से पूछ देगा कि हड़प्पा सभ्यता के वासियों ने, लोगों ने जो मनके बनाते थे किस पत्थर से बनाते थे, तो सवाल आएगा कार्लिनियस पत्थरों से। और यहाँ से हड़प्पा से बाट और चाट पत्थर के बनाया जाता था, यानी बाट माने क्या, बटकारा, और चाट पत्थर से बनाए जाते थे। कुछ पॉइंटें जो रह गए हैं उसको देखता हूँ। देखिएगा कि हड़प्पा के लोग पत्थर की आयताकार मोहरे बनाते थे, पत्थर के आयताकार मोहरे बनाते थे, और जानवरों के चित्र भी वहाँ से मिला है। इसका मतलब उस समय हड़प्पा सभ्यता जानवरों का चित्र भी बनाते थे। वहाँ से काले रंग से डिजाइन किया हुआ लाल मिट्टी के बर्तन यानी कि मिला है। कौन सा, काले रंग के डिजाइन लाल मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, वहाँ से साक्ष्य मिला है। और मोहनजोदड़ो के बारे में एनसीईआरटी थोड़ा सा मेंशन किया है कि 7000 साल पहले कपास की खेती मोहनजोदड़ो से साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े मिले हैं और चांदी के फूलदान ढक्कन मिले हैं। कहीं पूछ देगा कि गुजरात पाकिस्तान में जो है वहाँ पे कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ से कपड़े के टुकड़े मिले हैं और चांदी के फूलदान मिले हैं, तब मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के तट पे दाएं तरफ है। हड़प्पा नदी किसके नदी के तट पे है, तो रावी नदी के बाएं तट पे। ये सब पढ़ाया हुआ पीछे। एक और है कि फियंस एक पत्थर होता था से बनी तकलियाँ मिला है। यानी फियंस क्या है, पत्थर का जिसे क्या है, तकलियाँ बना है। और हड़प्पा सभ्यता में सूत कटाई का संकेत मिला है। इसका मतलब कि उस समय सूती कपड़ा था और काटने का संकेत मिला है। अब मोहनजोदड़ो से यहाँ भिवियाई है, मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति मिला है और मूर्ति में वस्त्र पहना हुआ एक व्यक्ति को दर्शाया गया। भिवियाई है कि कहाँ से जो दर्शाया गया है कि एक मानव का मूर्ति मिला है, उसमें कपड़ा का वस्त्र पहनाया हुआ था, तो मोहनजोदड़ो से। आगे देखते हैं कि फियंस क्या है, एक पत्थर है। क्या है, पत्थर जो कृत्रिम रूप से बालू और स्फटिक है, पत्थरों के चूर्ण में गोंद मिलाकर बनाए जाते थे। इसका मतलब कृत्रिम रूप से बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण में गोंद मिलाकर फियंस यानी पत्थर तैयार किए जाते थे। एक और बड़ी अच्छा बात लिखा है कि फियंस पर नीले रंग, पहला कौन सा रंग, नीले, और हल्के समुद्री हरे रंग। पूछेगा फियंस पे कौन कौन रंग चढ़ाए जाते थे, तो पहला नीले रंग, दूसरा हल्के समुद्री हरे रंग की चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। क्या, चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। मनके से, जैसे फियंस से क्या बनते थे, मनके बनते थे। किससे, फियंस से, और चूड़ियाँ बनते थे।
और बाले बनते थे और छोटे बर्तन। कहीं भी बीपीएससी टीयर 4 में पूछ दे कि फेन से क्या बनते थे, तो मनके बनते थे, चूड़ियाँ बनते थे, बाले और छोटे बर्तन बनते थे। इस प्रकार से अगर कंसेप्ट बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छे एग्ज़ाम में हेल्पफुल करेंगे। मैंने बहुत पॉइंट इकट्ठा करके एक यहाँ सजाने कर मैंने पीडीएफ तैयार किया हूँ। कच्चे माल की खोज, ये एनसीईआरटी 6 क्लास का में लिखा हुआ है कि हड़प्पा के लोग कच्चे माल की खोज करते थे। तो कांसे की आयात जो करते थे ईरान और अफ़गानिस्तान से। पूछेगा कांसे का आयात पहला कौन देश से करते थे, तो ईरान से, दूसरा अफ़गानिस्तान से। और तांबे का आयात कहाँ से करते थे, तो खेतड़ी जो राजस्थान था यहाँ से क्या करते थे, तांबे की आयात करते थे। और इसके बाद पूछेगा दूसरा, तब पश्चिमी एशियाई ओमान से करते थे। इसका मतलब कि तांबे की आयात राजस्थान खेतड़ी से और पश्चिमी एशियाई ओमान से करते थे। अब कांसे बनाने के लिए, जो कांसे जो बनते हैं, कांसे बनाने के लिए तांबा और टीन का मिलाया जाता था। यानी कि तांबा और टीन जब मिलाते थे तो कांसे का निर्माण होता था। अब यहीं पे बनेगा कि कांसे का आयात कहाँ से करते थे, तो ईरान से और अफ़गानिस्तान से। कांसे का कहाँ से, ईरान और अफ़गानिस्तान से। और यहाँ देखिएगा सोने का आयात, बड़ी अच्छी बात है कि सोना का आयात कर्नाटक से किया जाता था। और ये बहुमूल्य पत्थर कहीं पूछ दे कि बहुमूल्य पत्थर कहाँ से लाए थे, तो गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान। यानी कि बहुमूल्य पत्थर पहला कहाँ, पहला आपसे पूछेगा तो गुजरात, दूसरा ईरान और तीसरा अफ़गानिस्तान से बहुमूल्य पत्थर आयात करते थे। देखिए कुछ पॉइंटें हैं, बहुत वीवीआई पॉइंट बचा था। हड़प्पा के पॉइंट, हड़प्पा की पहचान काल जो हम करते हैं किससे करते हैं, कि आखिर हड़प्पा काल बहुत पुराना है कैसे, तो कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा C14 सी का है मैंने कार्बन 14 से पता लगाया गया कि कितनी समय पहले इसका विकास हुआ था या काल का है। तो 2500 से लेके 1750 बीसी माना गया है। 2500 से लेके कितना, 1750 बीसी एक कार्बन डेटिंग के हिसाब से बताया गया है। लेकिन जॉन मार्शल ने कहा कि 3250 से लेके 2750 बीसी माना। लेकिन जॉन मार्शल ने कब माना, 3250 से लेके 2750 बीसी समय माना। और पहले जो निर्देशक थे कौन, अलेक्जेंडर जो 1861 में निर्देश दिए कि हड़प्पा की खोज किया जाए। अब देखिएगा कौन कौन हड़प्पा की खोज में नाम आता है उनको देखिए। तो हड़प्पा की खोज ये सब पढ़ा हुआ होगा। 1921 में जॉन मार्शल के निर्देश में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किए थे। हड़प्पा की खोज किसने किया, तो दयाराम साहनी ने। कब किए, 1921 ईस्वी में। किसके निर्देश में, तो जॉन मार्शल के निर्देश में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया, तो राखाल दास बनर्जी ने। कब किया, 1922 में। इसका मतलब कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने किया। एक यहाँ अच्छी बात लिखा हुआ है, हड़प्पा लिपि क्या था, हड़प्पा लिपि क्या था, तो भाव चित्रात्मक था। क्या था, भाव चित्रात्मक। और उसको इंग्लिश में बोलते हैं पिक्टोग्राफी। क्या, पिक्टोग्राफी। जैसे आप पढ़े होंगे अभिलेख का अध्ययन किसे करते हैं, मुद्रा का अभिलेख किसे करते हैं, तो उसी प्रकार से भाव चित्रात्मक को क्या लिखा है, पिक्टोग्राफी से भाव चित्रात्मक था। अब यहाँ पे देखिएगा सब पॉइंट है। पॉइंट में देखिएगा कि हड़प्पा के समाज कैसा था। तो हड़प्पा का समाज मातृ सत्तात्मक था, यानी कि महिलाओं को दर्जा अधिक दिया था, यानी कि मातृ सत्तात्मक था। और जबकि हड़प्पा का आकृति कैसा है, तो त्रिकोणाकार था, त्रिकोणाकार। यानी कि यहाँ से लेके ऐसे देखिएगा ये भारत है
अब भारत से लेके यहाँ से लेके ऐसे था, ऐसे और ऐसे, यानी पाकिस्तान में भी, जम्मू कश्मीर में भी और गुजरात में भी। इसी को फिर से मैप बना के देखिए ये है यहाँ से लेके गुजरात तक, ये क्या गुजरात तक, यानी कि 3 भाग में बटा हुआ था, ऐसे ऐसे और ऐसे, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर और गुजरात। इसी को दिया गया है त्रिकोणाकार। पवित्र नदी कौन था सिंधु सभ्यता के समय? तो सिंधु नदी सबसे पवित्र नदी था। और पवित्र पेड़ पूछेगा तो पीपल का पेड़ था सबसे पवित्र। पवित्र पक्षी पूछेगा तो फक्ता था, फक्ता क्या है? फक्ता। अब प्रिय पक्षु अगर पूछ दे हड़प्पा के समय काल में तो बैल था। पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के समय प्रमुख खेल कौन था? तो पासा। क्या था? पासा। और वहाँ के जो वस्त्र था ऊनी और सूती वस्त्र था, ऊनी और सूती वस्त्र। और हड़प्पा वासियों ने सूर्य के पूजा करते थे, इसलिए वहाँ स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य मिला है। कहाँ? हड़प्पा काल के समय। देखिएगा हड़प्पा के विकसित बंदरगाह पूछता है कि हड़प्पा काल के समय विकसित बंदरगाह कौन था? तो लोथल एक ऐसा जगह था जो गुजरात में है, भोगो नदी के तट पे। वो लोथल एक बंदरगाह था, बहुत विकसित था। हड़प्पा के मुहर कैसा था? किसका था? तो सेल खड़ी की था। किसका? सेल खड़ी। फिर पूछेगा कि हड़प्पा में व्यापार होता था, कैसे होता था? तो विनिमय प्रणाली। इसका मतलब विनिमय प्रणाली का मतलब होता है कि गेहूँ किसी के पास होता है और किसी के पास चना हो रहा है तो गेहूँ दे देगा, चना ले लेगा। यानी कि किसी के पास आलू हो रहा था, किसी के पास टमाटर, तो टमाटर दे दिया, आलू ले लिया। इसी को कहते हैं लेन देन प्रक्रिया, एक दूसरे को सामान, उसी कहते हैं विनिमय प्रणाली। लोथल से व्यापार का साक्ष्य के लिए हो सकता है प्रयोग किया गया है तराजुल मिला है। और मोहनजोदड़ो से, तराजुल कहाँ से? लोथल से। और मोहनजोदड़ो से बाट यानी कि बटखारा मिला है। तो लोथल से तराजुल और मोहनजोदड़ो से बाट मिला है। यहाँ देखिएगा भिवियाई है, हड़प्पा के लोग लोहा से प्रचलित नहीं थे, लोहा को जानकारी नहीं था। कब? हड़प्पा के लोग के समय। लेकिन लोहा का प्रथम साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है भिवियाई है यूपी के अंतरजी खेड़ा में। अंतरजी खेड़ा में क्या मिला है? लोहा का प्रमाण मिला है। फिर से देखिएगा हड़प्पा के विकसित बंदरगाह लोथल है, जबकि हड़प्पा का मुहर क्या है? सेलखड़ी। हड़प्पा के व्यापार क्या था? विनिमय प्रणाली। लोथल से क्या मिला है? तराजुल। जबकि मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? बाट मिला है। हड़प्पा के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। लेकिन लोहा का सबसे पहला साक्ष्य यूपी के, भारत में यूपी के अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है। कितनी अच्छी क्वेश्चन है। इसके बाद देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में पूछता है और अंतिम पॉइंट है कि अंतिम संस्कार जो थे हड़प्पा सभ्यता में कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के थे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। यानी कि एक जो संस्कार था पूर्ण समाधिकरण। पहला क्या था? पूर्ण समाधिकरण। इसका मतलब कि उसको सबको मिट्टी में दफना दिया था। इसे हम मुस्लिम विधि के माध्यम कह सकते हैं। मुस्लिम भी क्या करते हैं? मुस्लिम लोग क्या करते हैं? दफनाते हैं। क्या करते हैं? मिट्टी में कब्र के रूप में दफना देते हैं। जबकि एक और है आंशिक समाधिकरण। क्या है? आंशिक समाधिकरण। इसका मतलब कि पक्षु और पक्षियाँ के खाने के बाद जो अवशेष बचे उसको दफना दिया था। ये पारसी विधि है। दूसरा क्या है? पारसी विधि। और एक है हिंदू विधि। इसका मतलब है कि दाह संस्कार, यानी सबको पूर्ण रूप से जलाकर और जो राख का अवशेष बचते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं? गंगा में विसर्जित करते हैं हिंदू विधि से। तो पूर्ण समाधिकरण का दफनाकर मुस्लिम विधि से। दूसरा क्या है? आंशिक समाधिकरण जो हम करते हैं पशु पक्षी खाने के बाद दफनाते हैं पारसी विधि से। और तीसरा जो है दाह संस्कार,
यानी शव को पूर्ण रूप से जलाने के बाद जो बचा हुआ अवशेष को गंगा में जो विसर्जित करते हैं वो हिंदू विधि के माध्यम से। तो दोस्तों इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का पूरा चैप्टर एनसीईआरटी सार संग्रह घटना चक्र का पॉइंट हमने सारा समाप्त कर दिए। तो दोस्तों आपसे उम्मीद है और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। दोस्तों लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर दें, क्या कमियां हैं, क्या और सुधारना है, क्या पॉइंट है और ऐड करना है। इससे हमारा मोटिवेशन मिलता है और आगे हम उस चीज़ को सुधार करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अब जो अगला चैप्टर आएगा वह है वैदिक काल। एक अगला जो आपको चैप्टर 4 के रूप में आएगा वैदिक काल। बहुत बहुत धन्यवाद।